नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए अध्ययन के साथ, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज पूरे विश्व में महाबोधि महाविहार का आंदोलन गूंज रहा है और आज के परिवेश में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि बौद्धों के जो विहार थे वो विश्वविद्यालय थे और वहां पर पूरे विश्व के लोग जो भारत की तरफ आकृष्ट होते थे, भारत के सभ्यता संस्कृति को देख करके। और वो संस्कृति कौन सी थी? वो संस्कृति थी भारत में बौद्ध धर्म की, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की, जिसकी तरफ दुनिया से लोग आकृष्ट होकर के आते थे, यहाँ पर धम्म दीक्षा ग्रहण करते थे, यहाँ पर पढ़ाई करते थे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति की जो शिक्षाएं थी उन्हें लेकर के अपने देश जाते थे, वहां पर उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। तो दोस्तों, ऐसा था मेरा भारत और वो महान था, तब भी महान था, आज भी महान है, बस कुछ परिस्थितियां बदली हैं। तो आज हम उन परिस्थितियों को, वो क्या परिस्थितियां थी जब भारत के विश्वविद्यालयों को आग लगाई गई, क्यों आग लगाई गई, वो कौन लोग थे जिन्हें आग लगाई, उन्हें नष्ट किया और वो किसको उसमें आरोपित आज बना दिया गया। आज हम इसी बात पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही एक महान विश्वविद्यालय जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर हम बात करेंगे। उसके एक अध्ययन को हम आपके सामने रखेंगे कि वो क्या था, किसने बनवाया, कौन था और कौन लोग थे जिन्होंने उसको नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन आज वो सारे इतिहास हमें मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं? जो उस समय विदेशी यात्री भारत में आए थे और जो यहाँ से, यहाँ के इतिहास को, यहाँ से की सभ्यता संस्कृति को लेकर के गए अपने देश, वहां से हमें ये सबूत, ये प्रमाण मिल रहे हैं। दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने बिहार प्रदेश में स्थित भागलपुर से 25 मील दूरी पर की थी। यह पहाड़ी पर गंगा के दक्षिण पार्श्व में स्थित था। पूर्व मध्य युग के शिक्षा केंद्रों में इस विश्वविद्यालय की सर्वाधिक ख्याति थी। साधनों के अभाव के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि स्थान के नाम पर विक्रमशिला बिहार का नामकरण हुआ था, जिसके आधार पर यह स्थान का नाम पड़ा। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसकी ख्याति हो चुकी थी और तत्कालीन समाज का प्रमुख ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही इस विश्वविद्यालय को भी राज्य सत्ता की उदारता का द्योतक था। इसके संस्थापक धर्मपाल के बाद भी उसके उत्तराधिकारियों का संरक्षण विश्वविद्यालय को प्राप्त था। अनेक बौद्ध मंदिरों और विहारों का निर्माण यहाँ कराया गया था। इन विहारों के कक्षों में व्याख्यान हुआ करते थे तथा सर्वदा दर्शन और धर्म की चर्चाएं आयोजित की जाती थी। इस विहार का निर्माण बहुत ही सुंदर रूप से हुआ था। इसके 6 मुख्य द्वार थे, जिसमें मध्य में महाबोधि का एक विशाल मंदिर था, जिसकी बाहरी दीवारें कलापूर्ण चित्रों से सुसज्जित थी। इन सभी भवनों के चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर का घेरा था। इसके साथ ही 4 सत्र थे, जिसमें रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी। मध्य प्रांगण में मंदिर के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे मंदिर थे, जिनकी कुल संख्या 107 थी। संपूर्ण क्षेत्र एक परिखा से आवृत था। परिखा के बाहर मुख्य द्वार पर एक धर्म यज्ञ था, जिसमें देर से आने वाले अतिथि और पथिक आश्रय पाते थे। पालवंशी राजाओं ने अपने शासन काल में अनेक बुद्ध मंदिर और विहार बनवाए थे। तो दोस्तों देख लो, पालवंशी राजाओं को हिंदू राजा कहा जाता है, लेकिन वो क्या काम करवा रहे थे? वो बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार बनवा रहे थे। तो क्या ये संभव है? किस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया भारतीय इतिहास को और एक फेक हिस्ट्री हमारे सामने रख दी गई।
और उनके संवर्धन के लिए मुक्त हस्त से दान दिया करते थे। राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भोजन एवं आवास की सुविधा एवं सामान्य व्यवस्था के लिए उदारतापूर्ण दान दिया था, जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने 13वीं शताब्दी तक मुक्त हस्त दान देकर इस शिक्षा संस्था को प्रोत्साहन देने का क्रम अविच्छिन्न रखा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रबंध 6 सदस्यों के परिषद के अधीन था। इस परिषद का एक प्रधान आचार्य निर्वाचित किया जाता था। यही परिषद नालंदा पर भी दृष्टि रखती थी। अल्तेकर के अनुसार 11वीं शताब्दी तक विक्रमशिला की प्रधानता स्थापित हो चुकी थी। उसे पाल राजाओं का अधिक प्रश्रय प्राप्त था। तारानाथ ने भी लिखा है कि विक्रमशिला का अधिपति नालंदा का संरक्षण करता था। विक्रमशिला के मुख्य द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था, जो प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा वाद विवाद के द्वारा करता था। इस द्वार पर पंडितों ने रत्नाकर शक्ति, वागीश्वर कीर्ति, नरोपाय रत्नब्रज, प्रभाकर मति और ज्ञानश्री मित्र आदि थे। विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की शैक्षिक स्थिति से आकृष्ट होकर भारत के अतिरिक्त विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तिब्बत से ज्ञान पिपासु भारतीय पंडितों के चरणों में बैठकर अध्ययन करने आते थे। तिब्बती सूत्रों से ज्ञात होता है, तिब्बत और विक्रमशिला में अनवरत ज्ञान विनिमय होता था और विक्रमशिला में रहने वाले अनेक विद्वानों ने अत्यंत ख्यातिपूर्व ग्रंथ लिखे और उनका तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। आचार्य दीपकर श्री ज्ञान 1980 ईस्वी ने उपाध्याय श्रीमल आतिश के नाम से तिब्बत की यात्रा की थी। द्वार पंडितों में परिषद के जो 6 सदस्य होते थे, 6 द्वार पंडित का कार्य करते थे। मठ के निरीक्षक यज्ञ ब्रह्माचार्य कहलाते थे। जो छात्र द्वार पंडितों को पराजित कर देता था, वही बिहार में प्रवेश पाता था। संभवतः योग्य छात्रों के चयन और अधिक छात्रों के प्रयास को रोकना इस वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य था। विश्वविद्यालय परिषद छात्रों को पंडित की उपाधि राजाओं द्वारा वितरित करता था। इस शिक्षण संस्था में जो छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण करते थे, उन्हें शिक्षा समाप्ति होने पर जो उपाधि दी जाती थी, वह उसके विषय की दक्षता का प्रमाण मानी जाती थी। यह उपाधि जेतारी और रत्नब्रज को पाल राजा महिपाल और कनक द्वारा प्रदान की जाती थी। विद्याभूषण के अनुसार विख्यात छात्रों के चित्रों को दीवार पर अंकित करवाकर उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। नागार्जुन और आतिश का चित्रांकन हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। आचार्य उच्च कोटि के दार्शनिक और विद्वान होते थे। विद्वानों में रक्षित शांति, विरोचन बुद्ध रत्नाकर, ज्ञानपाद, ज्ञान श्री मित्र, जेतारी, अभयंकर, रत्नब्रज, दीपंकर नामक विद्वान बौद्ध भिक्षु ने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। ये इस संस्था के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। राजा महिपाल के समकालीन आचार्य आनंद ने विक्रमशिला में 5 विधाओं का अध्ययन किया। ये 5 विधाएं चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, तंत्र विद्या और अध्यात्म विद्या थी। आतिश ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण कार्य किया था। तिब्बती सूत्रों में उन्हें 200 मौलिक और अनुवादित ग्रंथों का रचनाकार बताया गया है। विक्रमशिला बौद्ध विहार का पाठ्यक्रम नालंदा की भांति उदार और विस्तृत नहीं था, लेकिन विक्रमशिला का पाठ्यक्रम जितना व्यवस्थित था, उतना संभवतः कहीं नहीं था। यहाँ के मुख्य विषय व्याकरण, तंत्र विद्या, अध्यात्म विद्या एवं तर्कशास्त्र, कर्मकांड, न्याय, तत्व ज्ञान, औषधि विज्ञान का अध्ययन होता था और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के माध्यमिक और योगाचार सिद्धांतों के साथ अन्य दर्शनों का भी अध्ययन कराया जाता था। परंतु विक्रमशिला विहार एवं तंत्र साधना का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ के द्वार पंडित कुशल तार्किक होते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि तर्क यहाँ का दूसरा मुख्य विषय था। तंत्रवाद आंदोलन का मुख्य श्रेय प्रधानतः विक्रमशिला बौद्ध महाविहार को ही जाता है। तारानाथ ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 12 तांत्रिक आचार्यों का उल्लेख किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह यहाँ भी आचार्य
और शिष्य प्रतिलिपियां लिखने में तत्पर और एक दूसरे के सहयोगी होते थे। भिक्षुओं की संपूर्ण शक्ति बौद्धिक एवं आत्मिक उन्नति में ही व्यय होती थी। उन्हें किसी अन्य भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। इस विश्वविद्यालय में संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें बहुतों का अनुवाद तिब्बती भाषा में भी हुआ। यहाँ के आचार्यों की फैली कीर्ति से प्रभावित होकर तिब्बत से अनेक विद्वान यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करने आए थे। आचार्य बुद्ध ज्ञानपाद और विक्रमशिला का सर्वश्रेष्ठ तंत्राचार्य था। तंत्र पर उसने अनेक रचनाएं की एवं उनका तिब्बती में भी अनुवाद किया। उसने मंत्र वज्राचार्य का अध्ययन किया एवं एक नवीन संप्रदाय की स्थापना की, जिसका अध्ययन मात्र विक्रमशिला में ही होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आचार्य की संख्या से पता चलता है कि छात्रों की संख्या बहुत अधिक रही होगी। तारानाथ ने 160 पंडितों और स्थायी रूप से रहने वाले 1000 भिक्षुओं का उल्लेख किया है। माना जाता है कुछ विद्यार्थी अल्पकालिक शिक्षा भी यहाँ ग्रहण करते रहे होंगे, जो संभवतः आज के पत्राचार शिक्षा प्रणाली जैसा होता रहा होगा। बोस के अनुसार 12वीं शताब्दी में इस बौद्ध विहार में 3000 भिक्षु पढ़ते थे। विक्रमशिला का विद्वान रत्नब्रज कश्मीर का रहने वाला था। वहीं उसने कई वर्ष तक बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। बाद में विक्रमशिला का द्वार पंडित नियुक्त हुआ। रत्नाकर रक्षित प्रारंभ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में सर्वस्तिवाद शाखा में दीक्षित हुआ था। बाद में विक्रमशिला का ख्याति प्राप्त स्नातक हुआ। जेतारी के शिष्य के रूप में उसने लगभग 13 पुस्तकों की रचना की। विद्वान दीपंकर श्री ज्ञान गौड़ राज्य परिवार में पैदा हुआ था, परंतु बाद में संपूर्ण वैभव त्याग कर उसने धर्म रक्षित से उपसंपदा ग्रहण की। यह हीनयान, महायान एवं तंत्रयान का ज्ञाता था। अध्ययन पूर्ण करने पर उसने स्वर्णद्वीप में 12 वर्ष का अध्ययन किया था। बोध गया में उसने अनेक विद्वानों का वाद विवाद में पराजित किया। तिब्बत में 13 वर्ष तक अध्ययन एवं संस्कृत पुस्तकों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने का कार्य किया। 12वीं शताब्दी में अभयंकर गुप्त विक्रमशिला का आचार्य था। उसने तंत्र पर पुस्तकें लिखी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकालय की भी व्यवस्था की थी। चारों दिशाओं में फैली आचार्यों की ख्याति और विद्यार्थियों की संख्या से भी ये बात परोक्ष रूप से प्रमाणित होती है कि विक्रमशिला में अति समृद्ध और विशाल पुस्तकालय रहा होगा। इसके अतिरिक्त रहन सहन, खान पान की उत्तम व्यवस्था रही होगी। प्रवज्या, उपसंपदा, नियुक्ति और आच्छादन का श्रम विभाग तथा विहार के अन्य कार्यों का उत्तरदायित्व संभालने के लिए परिषद होती थी। 4 भिक्षुओं पर जितना व्यय होता था, उससे अधिक एक अध्यापक पर व्यय नहीं होता था। आचार्यों का जीवन साधारण था। आवास एवं भोजन महाविहार की ओर से ही मिलता था। इस प्रकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्म, ज्ञान और संस्कृति का प्रचार करता था। 13वीं शताब्दी में अन्य विद्या संस्थाओं की भांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस गढ़ यानी किला समझकर ध्वस्त कर दिया। मिनहाज उस सिराज की रचना तबकाते नासिरी से उल्लेख से ज्ञात होता है कि संघाराम में बहुत संख्यक वमन रहते थे, जिनके सिर घुटे हुए थे। मुसलमानों ने इसकी प्रशंसा की और उन्होंने इन ग्रंथों को समझने का प्रयास किया, किंतु सभी विद्वान मारे जा चुके थे। आक्रमण के समय महास्थाविर शाक्य भी श्री भद्र अपने कुछ साथियों के साथ जान बचाकर जगदल होते हुए तिब्बत चले गए। इस तरह से सदियों से ज्ञान का प्रकाश बिखेरने वाला विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुस्लिम आक्रमणकारियों का शिकार हुआ और विश्वविद्यालय का दुखद अंत हो गया। तो दोस्तों, ये था महान विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पूरा वर्णन और वहां पर किस तरीके से पढ़ाई होती थी, कौन वहां पे लोग रहते थे, कौन लोग वहां पे आकर पढ़ते थे, वहां की क्या प्रबंध नीति थी, वहां पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये एक बौद्ध विश्वविद्यालय था जिसने पूरे विश्व में ख्याति बना रखी थी और लोग यहाँ पर आते थे अध्ययन के लिए और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अपने देश में जाकर के बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।